आशुतोष सर। कल हम बात कर रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने ग्रुप 15 स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखा था। पूरे पी ब्लॉक में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती हैं उन सब के बारे में हमने सीखा था। अब आज हम बात करेंगे स्पेशली ग्रुप 15 के कुछ टॉपिक्स। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक इसका ग्रुप नंबर 15 का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले आप इसका सोर्स देख लीजिए कि सोर्स क्या होता है। सोर्स यानी कि उत्पत्ति या प्राप्ति कह सकते हैं, कहां कहां मिलता है। तो बात करें हम अगर नाइट्रोजन की, तो ये 78% जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में मिलता है। एटमॉस्फेयर में मिलता है यानी वायुमंडल में मिलता है 78%। साथ साथ ये सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम साल्ट पीटर भी बोलते हैं। सोडियम नाइट्रेट को KNO3 के फॉर्म में मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसको हम इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। साथ साथ ये प्रोटीन्स में भी मिलता है, यानी जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन मिलता है। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड्स होते हैं और एमिनो एसिड्स जो कि नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए प्रोटीन्स में भी ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं फास्फोरस कहाँ कहाँ मिलता है। तो फास्फोरस जो है वो एपेटाइट फैमिली के अंतर्गत पाया जाता है। फास्फोरस रॉक के रूप में, यानी कि फास्फोरस की चट्टानें जो होती हैं उसमें मिलता है। दूध में मिलता है, अंडे में मिलता है और हड्डियों में मिलता है। ठीक, बाकी की अगर बात करें इन सब की, तो ये सल्फाइड मिनरल्स यानी सल्फाइड खनिजों के रूप में मिलते हैं। ठीक, तो ये प्राप्ति है कुछ। नाइट्रोजन जो कि 78% आपके वायुमंडल में मिलता है। सोडियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर जिसको बोला जाता है उसके फॉर्म में मिलता है। पोटेशियम नाइट्रेट जिसको इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं इसके फॉर्म में मिलता है। और जितने भी टाइप के प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन पूरी मात्रा में मिलता है। फास्फोरस जो है एपेटाइट फैमिली के अंतर्गत आता है, तो इसमें भी पाया जाता है। फास्फोरस की चट्टानें पाई जाती हैं, तो फास्फोरस राख के रूप में मिलता है। अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है, हड्डियों में मिलता है। बाकी के ये तीनों जो हैं वो सल्फाइड मिनरल्स यानी सल्फाइड के खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। स्पेशली अगर बोर्ड एग्जाम या किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करें या कंपटीशनों की करें, तो स्पेशली ये दोनों ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये टॉप टू बॉटम, कल भी मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप आते हो तो ये बढ़ता है। ठीक, रीजन मैंने कल बताया था। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ये डाउन द ग्रुप यानी ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा,
इंक्रीज, बढ़ेगा, ठीक। बट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सबका अलग अलग होता है। अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं तो ये अप टू आर्सेनिक इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा, ठीक। अगला टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या ऊर्जा। तो सबसे पहले ये जान लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो किसी भी एलिमेंट्स को आइसोलेटेड गैस के फॉर्म में लेकर उसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा ग्रुप 15 में क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि डाउन द ग्रुप जो होता है साइज जो है वो इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो होगा वो कम लगेगा बाहर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिससे कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अगर न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर पे है। तो यानी कि साइज अगर बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स के अंदर बढ़ती है और गेन करने की प्रॉपर्टी कम होती है। तो डाउन द ग्रुप हम क्या कर सकते हैं कि ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, यानी कि घटेगी। क्यों, रीजन क्या है, तो रीजन आप क्या लिखेंगे, बिकॉज इंक्रीज द साइज। साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि जो ऊर्जा होगी हमको उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो कम खर्च करनी पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन, स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें 1s2 2s2 2p3। अगर इसको मैं ड्रा करके दिखाऊं तो ये हो गया आपका 1s, ये हो गया
2s और ये हो गया आपका 2p3। तो इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा? ये वाला। यानी अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और क्या बनेगा? नियॉन बनेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? जनरली देखा जाए तो -3 हो सकता है। 3 ले सकता है किसी से, और अगर 3 ले सकता है तो 3 दे भी सकता है। अगर ये चाहें तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन को भी बाहर करके हीलियम बन सकता है, यानी कि ये +5 ऑक्सीडेशन भी शो करता है। तो जनरली इस ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3, +3 और +5 तीनों होती है। बट इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा? तो डाउन द ग्रुप -3 जो है वो क्या होगा? हम जानते हैं कि नीचे जब जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी कम होती है और लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो -3 डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक। +3 क्या होगा? इंक्रीज होगा। वैसे ही +5 जो है ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि आखिर +5 जो है वो डिक्रीज क्यों होता है, तो इसकी चर्चा मैं फिर कभी कर लूँगा। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो D सबसेल और F सबसेल आते हैं, और D सबसेल और F सबसेल जो है वो D ऑर्बिटल्स और F ऑर्बिटल से मिलके बनी होती हैं, जिनकी सेल्डिंग जो होती है वो पुअर होती है, जिससे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं न्यूक्लियस से, जिससे वो बाहर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक। तो मैं उसकी चर्चा कभी एक अलग वीडियो में कर लूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +5 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। -3 जो होता है वो भी डिक्रीज होता है, बट +3 की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है। ठीक। देखेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप में सबसे अलग बिहेवियर शो करता है, जिसको हम बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टी। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के एनोमलस प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकेंड टॉपिक है इसका एनोमलस प्रॉपर्टी। एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन कर सकते हैं हिंदी में इसको नाइट्रोजन का अब सामान्य व्यवहार क्या है? सबसे पहले तो नाइट्रोजन ग्रुप में सबसे पहले आता है, और इसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो काफ़ी स्टेबल होती हैं, इसलिए इसकी साइज जो होती है वो
सबसे छोटी होती है, अपने ग्रुप में सबसे छोटी साइज होती है नाइट्रोजन की। दूसरा कैरेक्टर है इसका, अगर साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, अधिक होगा, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी जिसकी मैंने बात की आयनाइजेशन एंथैल्पी, बात समझ रहे हैं, या एनर्जी कह सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी के बारे में, यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर साइज छोटी है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो होगा अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा रखता है कौन, नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D and F सबसेट, यानी नाइट्रोजन के अंदर आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p, यानी इसमें D और F सबसेट नहीं होते हैं। बाकी फास्फोरस की बात करेंगे, आर्सेनिक की बात करेंगे, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करेंगे, तो इनमें D और F सबसेट होती हैं। बट एक नाइट्रोजन ही है अपनी फैमिली में जिसमें कि D और F सबसेट नहीं होती हैं। अगला है कि नाइट्रोजन जो है वो p पाई और d पाई बनाने की एबिलिटी रखता है, यानी एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। ठीक, तो ये रहा नाइट्रोजन का अब सामान्य व्यवहार। इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, रीजन वही साइज छोटा होना, और इसमें डी और एफ सबसे नहीं पाए जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको मैं चलिए अगले टॉपिक में बताऊंगा। अगला टॉपिक है हमारा कुछ रिएक्टिविटी देख लें, इसके साथ इस ग्रुप की क्या रिएक्टिविटी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। ठीक, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाता है, ऐसे ही ये PS3 बनाता है, ये ASH3 बनाता है, फिर एक SbH3 बनाएगा, फिर BiH3 बनेगा। ठीक, तो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन फैमिली जो है वो इस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लें। स्टेबिलिटी क्या होगी,
आप जैसा कि जानते हैं कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो साइज बड़ी होती है, और साइज अगर बड़ी होगी तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, और साइज छोटी होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी बॉन्डिंग अगर साइज छोटी है तो काफी स्ट्रांग होगी, और साइज बड़ी है तो बॉन्डिंग जो होगी वो बिल्कुल वीक होगी। तो सबसे छोटी साइज तो NH3 की होगी, यानी NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद PH3 होगा, उसके बाद ASH3 होगा, उसके बाद SbH3 होगा, उसके बाद BiH3 होगा। ये बात हुई हमारी स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी होती है, ठीक, इसलिए इसके जो कंपाउंड्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी। अब हम बात कर लें रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, इनकी प्रॉपर्टी की, यानी कि इनकी जो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो किस टाइप से बिहेव करती है। तो आप ये जानते होंगे कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में होता है कि जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दे किसी को, वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग माना जाएगा, ठीक। तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा? तो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी वो हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। तो इसमें कौन है? BiH3 है। तो BiH3 जो है ये सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद उल्टा चलेंगे SbH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद PH3 और सबसे लास्ट में NH3, ठीक। अब बात कर ले बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर तो आप जानते हैं एसिड वो होता है जो H+ यानी हाइड्रोजन को जल्दी एक्सेप्ट करता है, और एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन को जल्दी बाहर करता है। जो हाइड्रोजन को बाहर करे, यानी जो H+ आयन है वो क्या होता है? एसिड होता है। उसका ऑपोजिट जो हाइड्रोजन को जल्दी से एक्सेप्ट करे वो क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर का होगा, ठीक। तो आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? इसका उल्टा नाइट्रोजन, यानी कि NH3 सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रखेगा। उसके बाद क्या? PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। अब एक टॉपिक और मैं थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया, वो मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि हमेशा
स्टेट बोर्ड एग्जाम में, या अगर बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि रीजन क्या है, रीजन क्या है कि जैसे मैंने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की कि जनरली इस ग्रुप के सारे लोग -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन शो करता है और फास्फोरस भी शो करता है, फिर भी ये NCl3 बनाता है, PCl3 बनाता है, फास्फोरस PCl3 बनाता है, तो नाइट्रोजन NCl3 बनाता है। फास्फोरस PCl5 भी बना देता है, बट नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता है। ऐसा क्यों होता है? ये एग्जाम में पूछता है कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, जबकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी हो सकती है, जैसे कि N2O5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन +5, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के बावजूद भी नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस पेंटाहेलाइड आसानी से बना लेता है। तो इसका रीजन बस बहुत ही सिंपल है, वही कि जो मैंने एनॉमलस प्रॉपर्टी के अंदर इसका बताया नाइट्रोजन का, कि इसमें D और F सबसेल नहीं होते, D और F सबसेल नहीं होते। तो D और F सबसेल नहीं होने की वजह से ये अपने इस कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता है, यानी NCl5 नहीं बना पाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसका अगला टॉपिक लेके। तब तक जहाँ रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद।